जब हम बात करते हैं एंथैल्पी की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंथैल्पी क्या है? जल्दी से बोलिए। एनर्जी इन रिएक्शन, हीट भी होती है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड। कब कब हो रही है एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज? रिएक्शन इन अ सिस्टम। हाँ, व्हेन रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग और पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन और पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, यानी कि जो भी बदलाव आ रहा है एनर्जी की टर्म्स में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए याद रखना बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो एंथैल्पी में हेल्प करते हैं। जैसे किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो किस में होने चाहिए? अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन सॉलिड होना चाहिए, अगर हम O2 की बात करें तो O2 गैसेस होना चाहिए, Cl2 की बात करें तो Cl2 गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ये किस में होने चाहिए? अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? Reactants should be in their standard state. किसमें होने चाहिए? अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। एम आई क्लियर टू ऑल? अब देखो इसमें आता है नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये समझ लो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन है अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए जब एक मोल सब्सटेंस का कंप्लीटली बर्न करता है या ऑक्सीडाइज होता है। तो कंबशन का मतलब ही क्या है? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, पहले इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली, क्या हो रहा है? कंप्लीटली बर्न हो रहा है। बर्न, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने 10th में पढ़ा होगा, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमेशा ऑक्सीडेशन पे क्या बनाते हैं? दो ही प्रोडक्ट, CO2 और वाटर। याद रहेगा सभी को? बस से बैलेंस कर लेना है इसको। वो कितने हो गए? यहाँ पे 2 लगा दो, H बैलेंस हो गए, 2 यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मीथेन गैस होती है, मीथेन जैसे यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, CO2 भी गैस बना और वाटर क्या बना? गैसेस फॉर्म में। यानी कि ये सारी जो चीजें चल रही हैं, दीज ऑल आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो इस दौरान जो एंथैल्पी दी जा रही है दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एम आई क्लियर? यस सर। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो C+O2 क्या बनता है हमारा? CO2। और अगर C+½ ले, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही, तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ दोनों ही चीज में कंफर्म हो रहा है कि ऑक्सीडेशन पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है। सो दिस एंथैल्पी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। याद रहेगा? यस सर। इसी का दूसरा नाम कंबशन भी होता है। आगे की बात सुनिए। अब मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है, तो ये हो गया C3H8, इसमें क्या डाल दिया आपने? O2। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बना देगा CO2, साथ में बनाएगा H2O। इसे बैलेंस तो हम कर ही लेंगे, कैसे? 3 मोल लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहाँ पे H कितने हैं? यहाँ पे 4 लगा दिया, तो ये हो गया 3 × 2 6 + 4 10। यहाँ पर 5 ले लो, तो क्या बन गया? ये 5O2। एम आई क्लियर टू ऑल? C3H8 + 5O2 gives result into formation of CO2 प्लस साथ में क्या बन गया? पानी। तो इस दौरान जो एंथैल्पी यूज हो रही है दैट इज अगेन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई वैल्यू होगी इसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? मगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इस दौरान जो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एम आई क्लियर? सर एक डाउट है सर, हमने क्या इसको हीट प्रोवाइड की है इसके रिएक्शन के लिए? कई बार कुछ रिएक्शंस को बिना हीट किए ये रिएक्शन करते ही नहीं, हाइड्रोकार्बन्स को आप हीट दोगे, ठीक है,
और मान लो हीट तो आपने थोड़ी सी दी, लेकिन रिएक्शन के होने पर हीट बहुत सारी निकली, तो हम ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी निकालने पर। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे आता है स्पेसिफिकली जो हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाम में ही डेफिनेशन है, जितनी भी हम एंथैल्पी पढ़ेंगे ना उनके नामों में ही उनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या समझते हो आप? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता होगा? सर हीट फॉर्म होती होगी। हीट से हमारा कोई केमिकल बनता होगा। देखो हीट या तो एब्जॉर्ब होती है, याद रखना, या फिर हीट इवॉल्व होती है। दो ही चीज होती है, हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। कब? जब क्या हो रहा हो, जब एक मोल ऑफ सब्सटेंस इस फॉर्म, क्या हो रहा हो, एक मोल सब्सटेंस बन रहा हो। कहां से बन रहा हो? उसकी एलिमेंटल फॉर्म से, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म। याद रहेगा, एलिमेंट्स थे, Yes, sir. उनको आपने एक मोल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया एक प्रोडक्ट में, और कंडीशन कौन सी मेंटेन रखी? अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर स्पेसिफिक या गिवन भी कह सकते हो, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रहेगा, यानी कि हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट कितनी इवॉल्व हो रही है जब एक मोल सब्सटेंस जो एलिमेंटल फॉर्म से बना है अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो ये अभी एग्जांपल लिया ना ऊपर वाला हम लोगों ने, C+O2 गिव्स CO2। तो इस रिएक्शन को बनने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी चाहिए। मान लो ये कितना आ गया, -300 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी हीट इस रिएक्शन में, अगर जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। कब? जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 फॉर्म करेगा। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए अगर ये समझ आ गया तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जरूरी क्यों है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली हमें किसी भी रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज को स्टडी करने में हेल्प करता है। क्या कहा मैंने? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस में हेल्प कर रहा है? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एनर्जी का कितना बदलाव आता है, इसको स्टडी करने में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी और मुझसे किसी ने पूछा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल दो, तो कैसे निकालोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? सिंपल सी बात है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं तो उनकी फॉर्मेशन, तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके बनने की एंथैल्पीज का सम कर लिया आपने। माइनस किसे माइनस कर दोगे? सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी प्रोडक्ट के बनने की एंथैल्पीज में से सबको जोड़ दो, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को माइनस कर देना। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू आ गई सिग्मा डेल्टा H नॉट प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट। ये भी फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। तो दोनों की एंथैल्पी, सिग्मा मतलब सम, तो हमने प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट बने थे उनकी एंथैल्पीज का सम किया, माइनस उसमें जितने भी रिएक्टेंट के बनने की एंथैल्पीज थी उनकी एंथैल्पीज को माइनस कर दिया। तो क्या निकल के आ गया हमारा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे XX प्लस YY गिव ZZ प्लस KK, ठीक है। तो पहली चीज तो डेल्टा H निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो होगा सम ऑफ, सम मतलब सिंपली लिख लिया हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z, इसका कोएफिशिएंट कितना है? स्मॉल z, ओके, प्लस स्मॉल k एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल K, माइनस क्या कितना आ जाएगा? x डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल X
प्लस स्मॉल वाई डेल्टा एच नॉट एफ कैपिटल वाई। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सर इसमें जो स्मॉल जेड और कैपिटल जेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोलर कोएफिशिएंट। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। आप लोग लिखो जरा, इसका निकालो, ट्राई करो। एंथैल्पी निकाली ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखोगे? जल्दी लिखो, 1 मिनट दिया। यस सर। कितने लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया? इसके प्रोडक्ट के कितने मोल्स थे? प्रोडक्ट के 2 मोल्स थे, तो 2 × डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, इनका सम होगा -1 × डेल्टा एच नॉट एफ N2 + 3 डेल्टा एच नॉट एफ H2। बात समझ आ रही है? इनकी जो वैल्यू दे देगा उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। डेल्टा एच नॉट एफ जो दे रखा है आपको CO2 का, वो दिया हुआ है -393.5, ठीक है। वाटर का आपको दे दिया -285.8, ओके। और मीथेन, इसका आपको दे दिया -74.9, और डेल्टा एच नॉट O2 गैस प्योर फॉर्म में है, इसलिए हो गया 0। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबशन में लगने वाली डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निकालिए। 1 मिनट दिया, करिए सभी लोग। सर 890.2 प्लस या माइनस? प्लस। माइनस आएगा, प्लस कैसे आ जाएगा? क्या लगाया फॉर्मूला बोलो? माइनस आ रहा है। पहले तो रिएक्शन बताओ इसकी। सबसे पहला काम जो इन क्वेश्चन में होता है ना, पहले हमेशा रिएक्शन लिखते हैं वही बैलेंस्ड वाली। तो कंबशन की बात कर रहा है, मीथेन की सभी को आती है रिएक्शन। CH4 में O2 डाल दिया, क्या बन गया आपका? CO2 बन गया, और साथ में H2O बन गया। इसे बैलेंस आपने कर दिया, H2 की 2 मोल्स है और ऑक्सीजन की भी 2 मोल्स है। बहुत बढ़िया, ये बन गया आपका। अब आपने क्या किया, इसके अंदर डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकाल दिया। वो कैसे निकालते हो आप? वो निकालते हो कंबशन, इसकी सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज डेल्टा एच नॉट CO2 प्लस ट्वाइस डेल्टा एच नॉट वाटर, ओके, माइनस 1 × डेल्टा एच नॉट CH4, और ऑक्सीजन तो लेना नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एच नॉट CO2 कितना है? -393.5 प्लस 2 × -285.8 माइनस डेल्टा सी कितना है? -74.9। सही है? ये तो वैसे भी आंसर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव बड़ी वैल्यू है, ये हो जाएगा। मैंने गलती से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का उल्टा कर दिया था। बात समझ आ गई? कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? यस सर। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, गुड। इसके तुरंत बाद शुरू होता है नेक्स्ट हमारा एंथैल्पी, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम है इसका? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, क्यों होता है? इसमें देखो, नाम डेफिनेशन आपको आती है, 10 से पढ़कर आए हो। कब होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? जब कौन किससे रिएक्ट करता है? When acid reacts with base. वेरी गुड। तो आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ हीट चेंज, है ना? चेंज में दोनों चीज आती है, एब्जॉर्ब भी आता है और इवॉल्व भी होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम, और इक्विवेलेंट बोल देते हैं क्योंकि हम एसिड और बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट कंसीडर करते हैं, और वो आपको आता निकालना इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड है तो बेसिसिटी और बेस है तो एसिडिटी। तो उसने कहा अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। बात समझ आ गई? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी हेल्प से? एक बेस की हेल्प से, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Am I clear to all? Bhaiya, please can you explain this again?
1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना बेस चाहिए और बेस डालने पे जितनी हीट निकल रही है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ओके भैया, यस भैया। जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपने लिया NaCl, नो सॉरी NaOH, है ना, अब प्लस लिया साथ में HCl। आप जानते हो NaOH का इक्विवेलेंट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर कितना होता है? NaOH का एन फैक्टर 1। 1 कैसे निकालते हैं एन फैक्टर? क्योंकि इसमें एक ही OH नंबर माइनस ऑफ लिबरेट हुआ, रिप्लेसेबल H ions। H आयंस, और बेस है तो OH आयंस हो गए हमारे, है ना। और ऐसे ही HCl में क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन जो रिप्लेसेबल है। कितने हैं? एक रिप्लेसेबल है, 1 तो ये हो गया हमारा 1, इधर भी हो गया हमारा 1। तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, इधर वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी कि सेम ही रहने वाला, कुछ बदलाव तो आएगा नहीं। तो NaOH में जब HCl डालते हैं, आप जानते हो एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ में वाटर बनता है। वाटर। तो वाटर बन गया, और सॉल्ट कौन सा बना आपका? NaCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। तो इस रिएक्शन के दौरान जो हीट निकल रही है इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक जनरल बात करूं कि इस पूरी रिएक्शन में जो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहोगे एसिड का H प्लस निकलना और बेस का OH माइनस आयन निकलना इस पूरी रिएक्शन के अंदर हीट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ऐसे ही हम किसी भी एसिड के डिसोसिएशन को भी स्टडी कर सकते हैं कि एसिड को तोड़ने के लिए या उसके टूटने पे कितने H प्लस आयंस बाहर निकलते हैं। उस दौरान जो एनर्जी का चेंज है उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती होगी? अभी मैंने लिखवाया नहीं आपको, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बता पाओगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नाम में ही डेफिनेशन है एंथैल्पी। जी बोलिए। Reaction of 1 gram of solution. Heat release. नहीं, amount of heat change when 1 mole of substance is dissolved in a specific amount of solvent. सॉल्यूशन कब बनती है? जल्दी बताओ, सॉल्यूशन बनती कब है? जब कौन किससे रिएक्ट करता है? Solute with solvent. समझ आ रही है? तो उसने कहा कि इसी के ऊपर कहानी भी लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? उसने कहा अमाउंट ऑफ या एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance कह लो, solute कह लो, substance is dissolved in specified amount of solvent, है ना। जब 1 मोल सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व कर दिया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने NaCl ले लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, इसमें पानी डाल दिया, यानी कि एक्वस मीडियम डाल दिया आपने इसके अंदर, तो ये क्या बन गया? घुल गया। और ये क्या बन गया? NaCl एक्वस बन गया, हाँ या ना। इस दौरान एंथैल्पी जो इन्वॉल्व हो रही है उस एंथैल्पी का नाम है डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. सर। चलिए, अब आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट एंथैल्पी का नाम, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। दो चीजों की बात करेंगे हम लोग कि जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीजें हो रही हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे, नए बॉन्ड बन रहे। क्यों? सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट से बॉन्ड बनाएगा, नए बॉन्ड, तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बॉन्ड टूटेंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बॉन्ड टूटेंगे, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बॉन्ड बनेंगे भी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जब बात करते हैं तो उसमें हमें ये जरूर स्टडी करना पड़ेगा, एक होता है लैटिस एंथैल्पी
और एक होता है सेकंड हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी Enthalpy of hydration. ऑफ हाइड्रेशन। याद रहेगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सुनो। पहली बात तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है, लैटिस वर्ड आया कहां से और किसके लिए इस्तेमाल होता है? लैटिस वर्ड जो होता है ये इस्तेमाल होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना? मैम लैटिस एंथैल्पी केमिकल चैप्टर में भी तो पढ़ा था ना? यस यस यस, वही बता रहा हूं मैं। एक आयनिक कंपाउंड में, जब आयनिक कंपाउंड को हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कहां पर कैटायन कहां पर एनायन को प्लेस किया गया है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में लैटिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये Na+ है, ये जुड़ा Cl- से, ये जुड़ा Na+ से, ये जुड़ा आगे Cl- से। ये ना 3 डायमेंशन में अरेंज किए हुए हैं सारे के सारे, ऐसे आगे भी जुड़ेंगे, आगे भी जुड़ेंगे, है ना? तो ये 2D में भी और 3D में भी ऐसे लगातार जुड़ते जाएंगे। Cl-, Na+, ये हो गया Na+, ये हो गया Cl-, फिर से आ गया Cl-, ये आ गया Na+, ऐसे लगातार जुड़ रहे हैं। ओके, जब ये जुड़ रहे हैं तो जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, जिस अरेंजमेंट से जुड़ रहे हैं, ये जो जगह जहां पे इनको अरेंज किया गया है, जिन जगहों पे स्पेस में इनको अरेंज किया गया है, इस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को नाम देते हैं लैटिस साइट। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब लैटिस साइट तो समझ आ गया। लैटिस साइट में एक जगह कैटायन है, एक जगह एनायन है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी है किसी भी आयनिक सॉलिड में, ऑब्वियसली बात है, इस आयन को बाहर निकालना, इस आयन को बाहर निकालना। लेकिन इस आयन को बाहर कैसे निकालूं? ये तो पहले ही बॉन्डेड है। तो किसी भी आयनिक सॉलिड में से आयंस को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस एंथैल्पी। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ आ रही है ये बात, हाँ या ना? Yes, sir. तो पहली चीज क्या हो गया? टूटेगा। कौन टूटेगा? डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू किसमें? इनटू फ्री आयंस। कौन किसमें टूट गया? आयनिक सॉलिड टूट गया किसके अंदर? फ्री आयंस में। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, टूट गया। इस प्रोसेस को, जिसमें एक आयनिक सॉलिड टूट रहा है आयंस में, इसी को बोलते हैं, इस दौरान जो एनर्जी निकल रही है, इसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, उसी को क्या नाम दिया आपने? लैटिस एंथैल्पी। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, इसके तुरंत बाद है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? Water से related. वाटर में घुलना, है ना? वाटर में घुलना। किसी भी आपने सॉलिड आयन, एक आयनिक सॉलिड को लिया, उसे पानी में डाला, पानी में डालते ही पानी में वो सॉल्ट घुल गया। तो ये क्यों घुला? क्यों? कारण क्या है? कि पानी एक एनर्जी ऑफर कर रही है। किसे ऑफर कर रही है? उस आयनिक सॉल्ट को ऑफर कर रही है। आयनिक सॉल्ट को क्यों ऑफर कर रही है? क्योंकि आयनिक सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी भाई? क्योंकि आयनिक सॉलिड जो बना हुआ है उसमें आयंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हाँ या ना? जितने भी आयंस हैं, जैसे अरे यहाँ देखो, Na+Cl- के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, और हम इसे केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्ड कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि NaCl पानी में घुल जाए, तो घुलने का मतलब क्या है? कि पहली चीज तो NaCl का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, फिर जाके बॉन्ड टूटने के बाद NaCl में से जो आयंस बनेंगे वो पानी के साथ कंबाइन करेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब समझो जरा इंपॉर्टेंट बात। NaCl को आपने जैसे आयनाइज किया, तो NaCl कहना मैं क्यों आयनाइज हूं? मेरा तो इसके साथ Cl- बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, और
इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कम से कम 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने कहा अच्छा, तो एक काम करो, इसको पानी में डालो। अब पानी क्या कर रहा है, पानी ऑफर कर रहा है एक एनर्जी, किसको ऑफर कर रहा है, NaCl को, और वो एनर्जी है 102 जूल की। आप मुझे बताओ NaCl क्या कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? सर कैन यू प्लीज रिपीट? क्वेश्चन। मैंने कहा आपने NaCl नाम के आयनिक सॉलिड को पानी में डाला और मैंने कहा NaCl पानी में घुल गया। इसे समझने के लिए एक आसान सी ट्रिक याद रखना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जो एनर्जी ज्यादा लगा देगा वो सामने वाले को अपने हिसाब से बिहेव करने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे पानी ऑफर करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या ऑफर करता है पानी? हाइड्रेशन। एंथैल्पी। अब एक आयनिक सॉलिड है तो उसके अंदर कौन सी एंथैल्पी होगी? लैटिस एंथैल्पी होगी। लैटिस एंथैल्पी। अगर एक कोवेलेंट सॉलिड है तो उसमें कौन सी एंथैल्पी होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, है ना? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ही स्पेसिफिक नाम आयनिक सॉलिड के केस में लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। जैसे कोरोजन का स्पेसिफिक नाम आयरन के लिए रस्टिंग कहलाता है, ऐसे ही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस पूरी यूनिवर्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में लगने वाले एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन अगर वो क्रिस्टल, वो जो कंपाउंड है वो एक आयनिक सॉलिड है, तो हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड के बीच में भी बॉन्ड ही बने हुए हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको तोड़ने के लिए जो इस बार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आयन, ये लैटिस एंथैल्पी। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। तो पानी को एनर्जी तो ऑफर करनी करनी है। मैंने कहा आयनिक सॉलिड पानी में घुल गया। घुलने का मतलब क्या हुआ कि पानी ने ऑफर करी, कौन सी एनर्जी ऑफर करी? जल्दी बोलो। हाइड्रेशन एंथैल्पी। परफेक्ट। और जो नमक है NaCl, इसमें कौन सी एंथैल्पी थी? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पानी में घुल गया, यानी किसकी एनर्जी ज्यादा थी? H2O की। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। किससे ज्यादा? लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड केस, मैंने कहा नमक को पानी में डाला मगर नमक नहीं घुला। कारण बताइए। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा थी। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया? आ गया भैया। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड अगर ये कंसेप्ट Yes, क्लियर है। बस 2 ही बच्चों को समझ आया? 3 4 5 6। गुड। तो अब जैसे सुन लीजिए इसको समझाने के लिए, क्योंकि अब एक साइकिल पढ़ेंगे हम जिसका नाम है, आगे जाके इसको बोलेंगे बॉर्न हेबर साइकिल। इसको तरीके से समझाना पड़ेगा, लेकिन आज एक बेसिक आइडिया देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो आपको दिखाई दे रही है एक रिएक्शन, ए बी को हमने पानी में घोलना है। ए बी सॉलिड से हमें इसे ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है, यानी कि घुल गया ये। ठीक है, और अभी यहाँ पे ए बी क्या है? सॉलिड। तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड से एकदम तो ये बनेगा नहीं, इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहली बात, पहले ए बी सॉलिड जो है इसके जो बीच में आयंस लगे हुए उनको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी कौन सी एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी। हाँ या ना? यस सर। ये क्या बन गया? ए प्लस गैसियस आयन और साथ में क्या बना? बी माइनस गैसियस आयन। हाँ या ना? यस। यस ये भैया। अभी खाली आयोनाइज हुआ है। अब इसे किस में डाल दिया आपने? पानी में डाला। पानी ने इसे ऑफर करी कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हाइड्रोजन एंथैल्पी लेगा और ये गैसियस आयन किस में कन्वर्ट हो गया? एक्वस में। ऐसे ही ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया? एक्वस में। हाँ या ना? यस सर। यस भैया। ये जो दिख रहा है ना हमें, जो हमें दिख रहा है डेल्टा सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं,
वो बेसिकली 2 स्टेप का कॉम्बिनेशन है, स्टेप 1 और स्टेप 2 का, हाँ या ना? यस भैया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये जो एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी है ये +500 किलो जूल है पर मोल, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये -250 किलो जूल पर मोल है, तो आपसे पूछा बताओ व्हाट इज भैया डेल्टा। हमने हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी को ही नेगेटिव क्यों लिया? ऐसे ही लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अच्छा मतलब ऐसा कुछ फिक्स कोई थोड़ी है फिक्स कि नहीं है, हाइड्रेशन ही? नहीं। ठीक डेल्टा सॉल्यूशन, अब मैं निकाल रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो गया, ये 500 और ये कितना हो गया हमारा -250, बोलो आंसर कितना आ गया? है 250। किलो जूल पर मोल। एम आई क्लियर टू ऑल? भैया एक डाउट है, बोलिए। अभी आपने बताया था कि हमारी एक जो वो लैटिस एंथैल्पी में जब हम उसको घुलाएंगे तो वो सिर्फ तभी घुलेगा अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी उससे ज्यादा होगी, और इसमें तो उससे कम है, फिर वो एक्वस एग्जाम्पल में है, कैसे खाली बदल खाली एग्जाम्पल है, वैल्यू दी हुई है ऐसी, इसको 1250 कर दो, लो अब ठीक है। ठीक। हाँ जी। अब आगे समझो। अब आता है इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए, जो हमें लग रही थी डायरेक्टली ऐसी हो जाती है, ये ऐसे नहीं होती, इसके अंदर निटी-ग्रिटीज, इसके अंदर इन्वॉल्व है कई सारी और प्रोसेस, और इन सब प्रोसेस के इस्तेमाल होने वाली एंथैल्पीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन सभी एंथैल्पीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस को स्टडी करने के लिए जो साइकिल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है बॉर्न हेबर साइकिल। कौन सा साइकिल? बॉर्न बॉन्ड हेबर हेबर साइकिल। साइकिल। यस, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली अगर हम बात करें तो लैटिस एंथैल्पी की टर्म में बात करते हैं, तो कहता है लैटिस एंथैल्पी किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सारी एनर्जीज इन्वॉल्व करता है जो उस आयनिक कंपाउंड को तोड़ के उसे गैसियस स्टेट तक पहुंचाने में हेल्प करे। मेरी बात समझ आई? लैटिस एंथैल्पी की बात करें बॉर्न हेबर के हिसाब से तो सॉलिड को तोड़ के उसे आयंस में कन्वर्ट करना, और वो भी कौन से आयंस में? गैसियस फॉर्म वाले आयंस में उसे कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस एंथैल्पी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे की बात सुन लो। यहां पे एक रिएक्शन है सोडियम, इसमें हमने क्या डाल दिया? क्लोरीन गैस डाल दिया, डाल दिया। बताओ ये क्या बन गया? NaCl बन गया, बना या नहीं बना? अब यहां पर ना कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये एंथैल्पी कौन सी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मान लो इसकी वैल्यू -20 किलो जूल पर मोल, ये पहली एंथैल्पी है इसके अंदर, ओके। अब आप कह रहे हो कि क्या ये पूरी रिएक्शन -20 के 200 कर लो उसको, तो उसने कहा कि क्या ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई? जो दिख रहा है आपको Na सॉलिड से NaCl, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस बन गया NaCl सॉलिड, तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉलिड गैस से कंबाइन क्यों करेगा? इसका मतलब बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले Na सॉलिड को आप कन्वर्ट करोगे Na गैस में, कौन सी एंथैल्पी? इधर आपने पढ़ा ही हुआ है, 9 से पढ़ते आ रहे हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हाँ या ना? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहले Yes. आप को खुद सोचो, कभी भी कोई भी चीज आयनाइज कब हो सकती है? जब वो उस स्टेट में आ जाए जहां पर लगने वाली एनर्जी कैसी हो? मिनिमम, और सॉलिड स्टेट कंपैरिजन में गैसियस स्टेट की एनर्जी सबसे कम चाहिए होती है उसको। तो कोई भी आपको दिया हो स्टेट, तो पहले आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे? गैसियस स्टेट में, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. यहां देखो सेकंड स्टेप में क्लोरीन दिया, लेकिन मॉलिक्यूल है, जबकि वहां तो एक एटॉमिक फॉर्म में जा रहा है, तो मुझे पहले क्लोरीन को डिसोसिएट करना पड़ेगा, और डिसोसिएट करने का मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या है एंथैल्पी का? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एम आई क्लियर? Yes, sir. और कितने मोल के लिए? आधे मोल के लिए, तो आधी आधी लेंगे इसकी एंथैल्पी। ये क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप भी समझ आ गया? यस सर। अच्छा,
अब हमारा Na गैस बन चुका है, लेकिन अब Na गैस को भी तो पार्टिसिपेट करके आयनिक, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, जिसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। इसका मतलब Na गैस अब अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले क्या बनाएगा, Na प्लस। बताओ कौन सी एंथैल्पी, क्या हो रहा है, ये मेटल से, ये एटम से आयन बन रहा है, कौन सी एंथैल्पी, अरे बोलो, सॉलिड से ये गैस से आयन बन रहा है, आयन, कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। पढ़ा है नहीं पढ़ा, जरा डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन याद करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। outermost shell से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं, एक गैसियस एटम के। कौन है गैसियस एटम, Na। लेकिन Na तो सॉलिड था, तभी तो सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट किया और फिर गैस के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो अभी तक हमारी कौन कौन सी एंथैल्पी आ गई, सब्लिमेशन आ गई, डिसोसिएशन आ गई, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ गई। अब बताओ एक और आनी चाहिए एंथैल्पी, जल्दी बोलो किसकी। जैसे Na से Na प्लस बना है, ऐसे Cl से Cl माइनस बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? यस बनना सर। चाहिए। तो आपने Cl लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, और इसके जैसे इलेक्ट्रॉन में ऐड हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, Cl माइनस, हाँ या ना? अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? अरे जल्दी बोलो। यस सर। और लास्ट में ये वाला Na प्लस और ये वाला Cl माइनस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और NaCl सॉलिड में फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालोगे, तो क्या लिख कर आओगे, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, पहली चीज क्या थी, डेल्टा H सब्लिमेशन, है ना, यही है ना पहला, तो डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलते जाओ, Cl माइनस वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस लैटिस एंथैल्पी। प्लस लैटिस एंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर हुआ लैटिस एंथैल्पी क्या होती है पूरा पूरा, और कैसे निकाली जाती है बॉर्न हेबर्ट साइकिल से? तो बॉर्न हेबर्ट साइकिल बेसिकली उस ओवरऑल रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, जनरलाइज्ड वे में कितनी बार ये रिएक्शन हुई है, कैसे हुई है। भैया मुझे लास्ट वाली क्वेश्चन समझ नहीं आई।